लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू एनएस इंग्लिश एकेडमी। गाइस फाइनली इन टुडेज वीडियो आज हम बहुत कुछ कवर करने वाले हैं फॉर अपकमिंग यूजीसी नेट इंग्लिश एग्जामिनेशन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई इन्फॉर्म यू 31 दिसंबर एग्जाम विल बी स्टार्ट और आपके 7 जैन तक एग्जामिनेशन चलेंगे। और जहाँ तक एक्सपेक्टेशन है आपका 3 और 4 जैन को इंग्लिश लिटरेचर का एग्जामिनेशन होगा यूजीसी नेट का। सो प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। ओके, सो आज का जो वीडियो है हमारा यूजीसी नेट इंग्लिश स्टेटमेंट बेस्ड प्रैक्टिस में सेट लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। व्हाट वी विल कवर इन टुडेज वीडियो, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट मेजर राइटर्स लेकर आई हूँ, जैसे आपके इंडियन डायस्पोरिक दलित हो गए, LGBTQ+ हो गए, उनके वर्क्स हो गए, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, लिटरेरी मैगजीन हो गई, राइट, ट्रिलॉजीज हो गई, मेजर लिटरेरी मूवमेंट्स हो गए, एंड रोमांटिक, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, दलित हो गया, फेमिनिस्ट। तो सभी ओवरऑल जो आपका कंप्लीट यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन द क्वेश्चन फॉर्म में, वो सभी आपके साथ कवर करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू सी योर सेल्फ यू हैव स्टडीड or you prepare 70+ marks of your UGC NET English Literature examination. So guys, first question we have, which of the following statements are correct? So here we have 5 numbers of statements जो आपको exactly examination में मिलते हैं। exact pattern है आपके UGC NET examination का, and type of question you get in examination of your, right? So T.S. Eliot wrote The West End. Yes, it's right. 1922 it was publication. James Joyce wrote Ulysses. It's also right. Same year it published, 1922. And Virginia Woolf wrote To the Lighthouse. Yes, 1927. D.H. Lawrence wrote Mrs. Dalloway. तो D.H. Lawrence ने क्या मिसेस डॉलावे लिखा है, अदरवाइज वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है। सो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि मिसेस डॉलावे 1925 रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ, नॉट बाय D.H. लॉरेंस। ओके, सो फोर्थ आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है। Ezra Pound was a major figure in Imagism. So it's absolutely right. So here we have first, second, and third, and 5 are true. Otherwise, option number 4 is wrong. Why it is wrong, I have discussed. अभी next question we have, और यहाँ कुछ मैंने explain भी किया. You see here, D.H. Lawrence did not write Mrs. Dalloway. That was Virginia Woolf in the year 1925. ठीक है, तो एक little bit explanation भी है each question में। और अगर आप चाहते हैं ये फाइल आपको मिल जाए, तो उसके लिए आपको मेंबरशिप ज्वाइन करना है। यू गाइस कैन गेट, इसमें आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। एज ए इन स्टार्टिंग मैंने आपको बताया कंप्लीट सिलेबस के जो आपके टॉपिक्स हैं, लाइक जो टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, वो सभी ऑलमोस्ट कवर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। William Wordsworth co-authored lyrical ballads with Samuel Taylor Coleridge. This is right statement. John Keats wrote The Rime of the Ancient Mariner. Is it written by John Keats or S.T. Coleridge? So it's wrong, right? P.B. Shelley wrote Ode to the West Wind. It's right statement. So you see Shelley basically authored Ode to the West Wind, जो इनका 1819 में आया था basically. So no explanation we will include in this video of mine. Only information as well the question I'll discuss with you all. Lord Byron authored Don Juan. Is it right? Yes, absolutely right. क्योंकि लॉर्ड आपके जो बायरन है बेसिकली उन्होंने डॉन जॉन लिखा था, विच वॉज पब्लिश्ड 1819। ठीक है, अभी नेक्स्ट वी हैव विलियम ब्लैकी वॉज प्री रेफ्लाइट पोइट। इज इट राइट? इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि आपके जो प्री रेफ्लाइट स्पिरिट है, राइट, इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद प्री रेफ्लाइट विलियम ब्लैकी। तो ये जो आपका एसोसिएशन है वी हैव 1848 अप्रॉक्स। ठीक है, तो 1848 में आपका ये फॉर्म हो रहा है। और विलियम ब्लैकी जिनका टाइमलाइन वी हैव 1757 to 1827. सो एनी हाउ दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। सो वी हैव 2 रॉन्ग स्टेटमेंट्स हियर, सेकेंड नंबर एंड फिफ्थ, एंड द राइट आंसर वी हैव फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ. You can see the answer first, third and fourth. Keats did not write Rime and Ancient Mariner. Coleridge actually did it. Blackie आपके जो predates हैं the pre-flight, जैसे कि मैंने आपको अभी mention कर दिया. Now the third question we have, again you have to select the correct statements. Modernism emerged as a reaction to Victorian ideals. It's absolutely right. Postmodernism emphasized the instability of meaning. येस इट्स राइट, क्योंकि जो आपके पोस्ट मॉडर्निज्म है वो कहीं ना कहीं एम्फेसाइज करते हैं इंस्टेबिलिटी, मीनिंग जो होता है स्टेबल नहीं रहता। ठीक है, तो नेक्स्ट वी हैव रोमांटिसिज्म ग्लोरीफाइज रीजन ओवर इमोशन। इट्स एब्सोल्युटली मतलब ऑपोजिट बात यहाँ पे बोल रहे हैं, क्योंकि ये इमोशन को इंपॉर्टेंस देते हैं जो रोमांटिसिज्म आपके ग्लोरीफाई करते हैं कहीं ना कहीं, एंड इट्स रॉन्ग वन। सो रियलिज्म फोकस ऑन एवरीडे लाइफ एंड सोशल कंडीशन। इट्स एब्सोल्युटली राइट। नेचुरलिज्म इज एन एक्सटेंशन ऑफ रियलिज्म with a determinist view of human life. So we have the
Only option number 3 which is wrong, otherwise remaining option आपके right है of this question. C, romanticism emphasize emotions, imagination and nature, not reason. Now you clear about the wrong statements too. Abhi the fourth question we have, pick the correct statements again. R.K. Narayan wrote the guide. It's right, or it was published 1958, the year also I mention here. Mulk Raj Anand wrote Untouchable. It's also right, and Untouchable आपका 1935 में publish हो रहा है. Salman Rushdie wrote A Suitable Boy. Is it right? It's wrong because Suitable Boy is written by Vikram Seth और published 1993. ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, और it was written by Vikram Seth, not by Salman Rushdie. Arundhati Roy wrote The God of Small Things. Yes, it's right. 1997 publication. Vikram Seth wrote Train to Pakistan. It's also wrong. Train to Pakistan आपका partition novel है, which was written by Khushwant Singh. Right? Khushwant Singh, not by Vikram Seth. So here we have two options which is which are wrong, like Suitable Boy option number 3rd and option number 5 both are the wrong. Otherwise first, second and 4 are the right statements. Okay, and here also the explanation also. A Suitable Boy is by Vikram Seth, Train to Pakistan by Khushwant Singh. Question number 5, which statements are correct? Allegory is a narrative with a symbolic meaning. It's right. Alliteration refers to repetition of constant sound. Yes, constant sound ka repetition called alliterations. And the next we have syncodic is a figure of speech where a part represent the whole. Yes, it's also right. We have discussed about it. Onomatopoeia refers to a word's literal meaning only. It's wrong. Why? Because सो गाइज आप देखेंगे ओनोमेटोपिया में जो बेसिकली ये साउंड बेस्ड डिवाइस होता है, जहाँ पर आप इमिटेट्स देखेंगे द साउंड का, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है. जैसे बज क्या है? साउंड ऑफ बी. बैंग साउंड ऑफ एन एक्सप्लोजन. राइट? साउंड ऑफ अ स्नैक. ठीक है, तो इट्स नॉट लिटरेरी मीनिंग. तो लिटरेरी मीनिंग की जो यहाँ पे बात की, इट इज बिकॉज ऑफ दैट ये जो स्टेटमेंट है रॉन्ग है. Hope you understand here. And the next we have option number 5. Irony always conveys humor. Is it right? हमेशा convey नहीं करती humor जो irony होती है. In fact, it has tragic irony, dramatic irony, right? Situational irony. So सभी का काम humor करना नहीं होता. तो overall ये जो आपका option है literally wrong है. So we have two options जो आपके wrong है from this question. Option number 4 and option number 5. Reason भी मैं आपको mention कर चुकी हूँ. Next, quickly go towards the next question. Select the correct statements. Aristotle wrote Poetics. It's right. Henrik Ibsen is considered the father of modern drama. Yes, we have many times discussed or revised Henrik Ibsen, also dramas written by him. And Sophocles wrote the Bacchaches. Is it right? It's absolutely wrong क्योंकि Sophocles जो है आपका, we have so many plays written by Sophocles like Oedipus आपका Rex हो गया, Antigone हो गया, Oedipus at Colonus हो गया, right? But this is not written by Sophocles. Okay, so it's wrong. Bertolt Brecht introduced the epic theater. This is part of PYQ technique. It's right. Samuel Beckett wrote Waiting for Godot. It's also right. Only one option we have wrong in this question. The Bacchae was written by Euripides, not Sophocles, क्योंकि Sophocles ने तो आपके Oedipus Rex, Antigone and Oedipus at Colonus जैसे वर्क दिए, प्लेस दिए, फेमस प्लेस, राइट, जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं. सो गाइस क्वेश्चन नंबर 7, क्रिटिकल थियरीज एसोसिएटेड आपके ये स्टेटमेंट से. वी हैव फर्स्ट रोनाल्ड बार्थ रोड डेथ ऑफ द ऑथर, like this published in 1967. Okay, and of course written by Ronald Barthes. Jacques Derrida developed this deconstruction. It's also right. Clint Brook आपके प्रमोट कर रहे थे न्यू क्रिटिसिज्म को. It's absolutely right. नॉर्थर फ्राई का जो बेसिकली एसोसिएशन है वो आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म से है. आई.ए. रिचर्ड्स रॉट द मिरर एंड द लैम्प. इज इट राइट? तो मैं आपको बता दूं, द मिरर एंड द लैम्प दिस इज रिटन बाय एम.एच. अब्राहम, नॉट बाय आई.ए. रिचर्ड्स, राइट. सो यहाँ पे आपने करेक्शन करना है एम.एच. अब्राहम, राइट. सो गाइज हियर वी हैव ऑप्शन नंबर 5 इज रॉन्ग, अदरवाइज 1 2 3 4 आपके राइट हैं. ठीक है, आंसर को प्लीज इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा सा करेक्शन है वहाँ पे. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अगेन. हैमलेट इज अ ट्रेजेडी. येस, विच वॉज पब्लिश्ड अराउंड 1600. द टेम्पेस्ट इज अ कॉमेडी. ओथेलो इज अ हिस्ट्री प्ले. Othello is a history play. No, it's wrong because it's not history play. It's a great tragedy written by William Shakespeare. We have 4.
होकम करके वी हैव जस्ट लर्न, H फॉर हैमलेट, O फॉर ओथेलो, K फॉर किंग लियर, M फॉर मैकबेथ। ये सभी आपकी 4 नंबर ऑफ ग्रेट ट्रेजेडीज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर इन क्रोनोलॉजी। ओके, अभी मैकबेथ डील्स विद एम्बिशंस एंड गिल्ट, इट्स राइट थीम, बेसिकली इट वॉज पोजिशनड। किंग लियर इज अ पेस्टोरल प्ले, सो इट्स ऑल्सो रॉन्ग। सो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे रॉन्ग मिल गए, लाइक ऑप्शन नंबर 5 भी रॉन्ग है हमारा, ऑप्शन नंबर 3 भी रॉन्ग है। अदरवाइज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, नॉट 4 एक्चुअली, आर द राइट ऑप्शंस। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे कुछ इंग्लिश नॉवलिस्ट बेस्ड ऑन आपका क्वेश्चन है। अगेन यू हैव टू पिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स। चार्ल्स डिकेंस रोट ग्रेट एक्सपेक्टेशन, इज इट राइट? येस, एब्सोल्युटली राइट, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1861। जैन ऑस्टेन रोट वदरिंग हाइट्स, इज इट राइट? इट्स रॉन्ग, क्योंकि आपका जैन ऑस्टेन, इट वाज रिटन, नो, वदरिंग हाइट्स वाज रिटन बाय एमिली ब्रॉन्टे, वन ऑफ ब्रॉन्टे सिस्टर एमिली ब्रॉन्टे। ठीक है, नॉट बाय आपकी जैन ऑस्टेन ने इसको नहीं लिखा है, और 1847 द ईयर व्हेन इट वाज पब्लिश। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव मीन्स स्टेटमेंट, जॉर्ज इलियट रोट मिडिल मार्च। So George Eliot, yes, wrote Middlemarch and 1871 to 72, and Thomas Hardy wrote Tess. It is again very important for exam perspective. 1891 it came, or it's a tragedy. F. Scott Fitzgerald wrote The Great Gatsby, 1925 publication. All are right except ऑप्शन नंबर सेकंड जो आपका रॉन्ग है, अदरवाइज फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आर राइट। राइट, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ये जो क्वेश्चन आपका नंबर 10 है, इट इज एसोसिएटेड विद पोएट्री कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो विच स्टेटमेंट्स आर बेसिकली करेक्ट? ब्लैंक वर्ड्स इज अनराइम्ड इयाम्बिक पेंटामीटर, इट्स एब्सोल्युटली राइट। Free verses has no regular meter or rhymes, yes. Sonnet always has 14 lines, yes. जो आपकी starting की 8 lines होती हैं वो आपकी we call octave, एंड जो रिमेनिंग आपकी लाइन 6 होती हैं उन्हें सेस्टेट बोलते हैं। फर्स्ट लाइन में बेसिकली जो प्रॉब्लम होती है पोएम की उसको डिस्कस किया जाता है, और जो लास्ट की 6 लाइन्स होती हैं सेस्टेट होता है, उसमें सॉल्यूशन को कहीं ना कहीं डिस्कवर किया जाता है। तो ये हमारा हो गया सोनेट्स। विनालिल इज अ 19 लाइन पोएम विद रिपीटिंग लाइन्स, इट्स ऑल्सो राइट। एंड ऑड इज ऑलवेज अ शॉर्ट लिरिक पोएम, क्या ये राइट है? सो गाइज आप देखेंगे कि जो ऑड होता है उसमें आपको मतलब लॉन्ग भी हो सकता है, वो क्वाइट लॉन्ग भी हो सकता है, लाइक 5 कैंटोज में हो सकता है, जैसे पीबी शेली का ऑड टू द वेस्ट विंड है। ऑड ऑन अ ग्रेशन अर्न की अगर मैं बात करूँ जो कीट का है, वो आप देखेंगे शॉर्टर है अगर मैं कंपेयर करूँ दोनों को, तो देयर इज नो एनी काइंड ऑफ फिक्स्ड कि हमेशा ही वो शॉर्ट लिरिक पोएम होता है। तो ओवरऑल ये आपका रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ हमारे राइट है, अदरवाइज फिफ्थ वन इज रॉन्ग। सो गाइज नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस यूजीसी नेट इंग्लिश स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। यस, हम लोग प्रैक्टिस करें बट एसोसिएटेड विथ लिटरेरी थ्योरीज, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ मेरे पास है, associated with new criticism and formalism associated है, which of the following statements are correct? New criticism emphasize the text itself rather than the author's biography or historical context। जैसे कि आप सभी जानते हैं न्यू क्रिटिसिज्म एम्फेसाइज करते हैं टेक्स्ट इटसेल्फ। उनका मानना है कि हमें ऑथर के बारे में जानना जरूरी नहीं होता, क्योंकि हर चीज़ का आंसर हमें हमारे टेक्स्ट में मिलता है। ठीक है, तो ये आपका राइट स्टेटमेंट है। आई रिचर्ड्स and Clint Brook are key figures of new criticism, absolutely right. Formalism originated in Russia and focused on literary devices and structure. So ये भी कहीं ना कहीं आपका पार्ट है न्यू क्रिटिसिज्म का, and it originate from the Russia. तो it's also right. According to new criticism, the reader's response is the central focus of meaning. ये wrong है, क्योंकि जो reader response की बात करते हैं वो reader response theory की से associated है, not associated with new criticism. Okay, practical criticism is a method associated with new criticism. Absolutely right. तो सभी आपके options almost right हैं except for one. ठीक है, अभी next question we have, यहाँ आपको कुछ explain भी किया हुआ है, जैसे new criticism does not emphasize the reader's response, it focus on close reading of the text, right? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन associated with structuralism and semiotics से based on है, identify, again you have to just correct statements. Ferdinand de Saussure is considered the father of modern linguistics and semiotics. It's right. And structuralism analysis underlying structures in literature such as myth and language system. It's also right. Ronald Barthes introduced the idea of death of the author as part of structuralism. ये आपका देखिए रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ये एज ए पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म नहीं आप बोल सकते, बिकॉज ये जो इनका वर्क है ये कहीं ना कहीं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल ये आपका एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर थर्ड। लेट्स चेक द फर्दर स्टेटमेंट्स. See, this is the fourth statement. Structuralism treats
Literary works as isolated object ignoring culture context. It's also wrong. Semiotic studies sign and symbol in language and literature. It's right. So we have option number 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4 आपके रॉन्ग है, अदरवाइज फर्स्ट टू 5 राइट है. सी, बार्थ का जो डेथ ऑफ द ऑथर है इज पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट है, नॉट स्ट्रिक्टली स्ट्रक्चरलिस्ट है. दैट्स वाई दिस वाज रॉन्ग. स्ट्रक्चरलिज्म डजंट कंसीडर कल्चरल सिस्टम, नॉट जस्ट आइसोलेटेड टेक्स्ट. यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में बात बोलिए तो दोनों को एक्सप्लेन किया है यहाँ पे. सी, द नेक्स्ट क्वेश्चन भी है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से एसोसिएटेड इज इनफैक्ट डीकंस्ट्रक्शन से. सो विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? जैक्स डेरिडा डेवलप द कंसेप्ट ऑफ डीकंस्ट्रक्शन. इट्स राइट. डीकंस्ट्रक्शन एम टू शो द इंस्टेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ मीनिंग ऑफ टेक्स्ट. येस, ये कहीं ना कहीं प्रूफ करते हैं कि जो आपका मतलब बेसिकली जो इंस्टेबिलिटी है और जो मल्टीप्लिसिटी होती है मीनिंग की, वो कहीं ना कहीं मतलब उसको कहीं ना कहीं टारगेट करते हैं, उसको एम करके इन्होंने अपने इस पर्टिकुलर थियोरी पर बात किया है. अभी नेक्स्ट भी है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म चैलेंज करते हैं फिक्स्ड बाइनरी ऑपोजिशन को. यस, जैसे गुड इविल, राइट, डे नाइट, राइट. अभी फोर्थ नंबर भी है मिकेल फोको इज एसोसिएटेड विद न्यू क्रिटिसिज्म. हाउ? मिकेल फोको का कोई एसोसिएशन नहीं है. इनफैक्ट उनका तो एसोसिएशन डीकंस्ट्रक्शन डज नॉट एज्यूम लैंग्वेज इज स्टेबल एंड इट्स क्वेश्चन, राइट. तो ये तो एक्सप्लेनेशन उसका नेक्स्ट वन का है. लेकिन मिकेल फोको की अगर मैं बात करूँ तो उसका कहीं ना कहीं कोई भी कनेक्शन नहीं है न्यू क्रिटिसिज्म से, राइट. डीकंस्ट्रक्शन एज्यूम दैट लैंग्वेज कैन फुल्ली कैप्चर रियलिटी. क्या लैंग्वेज फुल्ली कैप्चर करती है रियलिटी को? इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग. ठीक है, तो वी हैव रॉन्ग स्टेटमेंट्स टू हियर, ऑप्शन नंबर 4 एंड ऑप्शन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 4, which is associated Marxist literary theory. See, Marxist criticism examine literature in terms of class struggle, ideology and material condition. It's absolutely right. Louis Althusser, George Lucas are prominent Marxist critics. It's also right. Option number, Marxist theory ignores historical and economic context. How? अगर Marxist theory historical and economic context को ignore करेगी, how कैन दे बिल्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ मार्क्सिस्ट? अगर वो इसी चीज़ को इग्नोर करेंगे तो ये आपका एब्सोल्युटली रॉन्ग है. एंड अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म लिटरेचर कैन बी अ टूल ऑफ सोशल चेंज. येस, दिस इज राइट. और आपके काफ़ी सारे जो क्रिटिक्स हैं, मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स, इस इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट को स्टेटेड भी करते हैं, राइट. मार्क्सिस्ट थियोरी वॉज ओनली अप्लाइड टू नॉवेल्स, नॉट पोएट्री और ड्रामा. इट्स रॉन्ग. तो यहाँ कुछ मैंने एक्सप्लेन यहाँ पे मेंशन है. सी, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म पे अटेंशन टू हिस्टोरिकल इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट. येस, वो पे अटेंशन करते हैं, ना कि इग्नोर करते हैं. और दे अप्लाई टू ऑल लिटरेरी फॉर्म्स, वेदर इट्स नॉवल, वेदर इट्स पोएट्री और ड्रामा इटसेल्फ. ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म से एसोसिएटेड क्वेश्चन है ये. सी, सिमियन डे बियोर द सेकंड सेक्स, जो इनका 1949 में पब्लिश हो रहा है, इज अ फाउंडेशनल फॉर फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म. इट्स राइट. एलन शोल्टर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ गाइनो क्रिटिसिज्म. उनका जो एक बुक आया था 1790, आई थिंक द 1979 में, यस, उनका वर्क आया था. तो उस वर्क में इन्होंने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था. फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म ओनली स्टडीज विमेन ऑथर. क्या वो विमेन ऑथर की स्टडी करते हैं? नो, इट्स रॉन्ग. इट एक्सप्लोर पैट्रियार्टिकल आइडियोलॉजी एंड जेंडर रोल्स इन लिटरेचर. येस. कैट मिलेट रॉट सेक्शुअल पॉलिटिक्स अ की फेमिनिस्ट टेक्स्ट. इट्स इंपॉर्टेंट, मेनी टाइम रिपीट इन एग्जामिनेशन ऑफ योर. और आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 और आपका ओनली रॉन्ग है, अदरवाइज आपके रिमेनिंग जितना भी ऑप्शन है वो राइट है. Now the question from the psychoanalytic criticism. Sigmund Freud concepts of the unconscious repression and Oedipus complex are central to psychoanalytic criticism. Yes, it's right. और आप देखेंगे जो इनका Oedipus complex, ये जो concept है, ये D.H. लॉरेंस के Sons and Lovers, जो इनका basically Sons and Lovers जो इनका work आया था 1913, it's that semi-autobiographical work of D.H. लॉरेंस. In that work Oedipus complex को कहीं ना कहीं यूज़ किया है. Carl Jung introduced the idea of archetypes in literature. It's also right. Lacanian criticism focus on language and symbolic order. Yes, it's right. Psychoanalytic criticism ignore character inner motivation. देखिए ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है बिकॉज जो आपका साइकोएनालिटिक है वो कहीं ना कहीं कैरेक्टर का इनर मोटिवेशंस को नॉट इग्नोर करता बल्कि कॉन्सेंट्रेट करता है, राइट. इस चीज़ को आपने ध्यान, पे अटेंशन टूवर्ड्स इट. सो इट्स रॉन्ग. इट एनालाइज ड्रीम्स, फैंटेसीज एंड न्यूरोसिस इन लिटरेरी टेक्स्ट. ये भी आपका राइट है, सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर 4 इज रॉन्ग. एंड यहाँ पे मेंशन भी है, यू सी
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव रीडर रिस्पॉन्स थियोरी से। ये सभी थियोरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही आपको क्वेश्चंस मिलती है 100% श्योरिटी से आपको सेम क्वेश्चन और डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने की कंप्लीट चांसेस है फ्रॉम टुडेज वीडियो ऑफ माइन। इनफैक्ट ऑल दी वीडियोज जो मैं नाउ डेज आपके साथ पब्लिश कर रही हूँ, जितना भी रिटन कॉन्टेंट है आपका बेस्ड ऑन ए PYQs, यू डोंट वरी अबाउट द कॉन्टेंट, जस्ट रिवाइज दैम। वी हैव नो मोर टाइम, ओनली 20 अप्रॉक्स डेज वी हैव फॉर आवर एग्जामिनेशन। तो जितना भी आप रिवाइज कर सकते हैं, do your best. Okay, reader response theory emphasize the role of the reader in creating meaning. It's right. Stanley Fish, Wolfgang Iser are key figures in the theory. Yes, it's right. According to the theory, text have fixed single meaning. No, it's wrong. ये यहीं से ही wrong है आपका, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वी हैव द थ्योरी कंसीडर इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज दैट इन्फ्लुएंस हाउ टेक्स्ट आर रीड। यस, इट्स राइट। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी एमर्ज एज अ क्रिटिक ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। इट्स ऑल्सो राइट। तो आप देखेंगे रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी जो है वो रिजेक्ट करती है द नोशन ऑफ फिक्स्ड सिंगल एंड मीनिंग स्टेटमेंट, यानी कि जो आपका थर्ड है वो बेसिकली इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, पोस्ट कोलोनियल लिटरेरी थ्योरी associated. Post-colonial criticism examine literature produced in colonized countries. Yes. एडवर्ड सेड ओरिएंटलिज्म 1978 क्रिटिक कर रहा है कहीं ना कहीं वेस्टर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ईस्ट। यस, एब्सोल्युटली राइट, एंड इनफैक्ट इट इज द कोर आइडिया ऑफ दिस इंपॉर्टेंट बुक रिटन बाय एडवर्ड सेड ओरिएंटलिज्म विच वॉज पब्लिश्ड in 1978. होमी भाभा इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडिटी एंड द थर्ड स्पेस। यस, इट्स ऑल्सो राइट। पोस्ट कोलोनियल थ्योरी सपोर्ट करती है कोलोनियल आइडियोलॉजीज को, सपोर्ट नहीं करते, इट्स रॉन्ग। एंड गायत्री स्पाइवेक का जो ऐसे है 1988 कैन द सबल्टन स्पीक, एड्रेस कर रहा है मार्जिनलाइज्ड वॉइस को। येस, एब्सोल्युटली राइट, और रिपीटेड इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो हियर यू सी आपका स्टेटमेंट 4 जो है वो रॉन्ग है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इको क्रिटिसिज्म और इन्वायरमेंटल क्रिटिसिज्म बेस्ड ऑन इन्वायरमेंटल क्रिटिसिज्म फोकस किया गया है आपके लास्ट जो अभी 27 जून जो 225 में एग्जामिनेशन हुआ है, तो इसको आपने प्रॉपर वे में कुछ क्वेश्चंस, मोर क्वेश्चंस और इस पर्टिकुलर थ्योरी को स्टडी करना है। इको क्रिटिसिज्म स्टडीज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचर एंड द एनवायरमेंटल इन लिटरेचर। येस, इट्स राइट। सम ऑफ अपने इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जो आपके इन्वायरमेंटल क्रिटिसिज्म से एसोसिएटेड है उन्हें आपने मार्कअप करना है बिफोर योर एग्जामिनेशन। इट एमर्ज इन द लेट 20th सेंचुरी एज एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। येस, इट्स ऑल्सो राइट। इट ओनली एनालाइज कंटेम्प्रेरी टेक्स्ट, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि हिस्ट्री टेक्स्ट भी यहाँ पे एनालाइज किए जाते हैं। और लॉरेंस ब्यूल इज अ प्रोमिनेंट इको क्रिटिक। इट्स राइट। इको क्रिटिसिज्म इग्नोर करता है ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप। इट्स रॉन्ग, ठीक है। तो ओवरऑल 3rd and 5 आपका ऑप्शन रॉन्ग है, अदरवाइज रिमेनिंग आपके राइट हैं रिगार्डिंग इको क्रिटिसिज्म और एनवायरमेंटल क्रिटिसिज्म। Question number 10th, deconstructive and postmodern concepts associated question we have. postmodern literature जो है often employ करता है metaphysical, metafiction, intertextuality and pastiche को. It's right. Jean Francois Lyotard define कर रहे हैं postmodernism को as a skepticism toward मीटा नैरेटिव्स. इट्स ऑल्सो राइट. डेरिडा बिलीव्ड इन स्टेबल. देखो स्टेबल अगर आ रहा है और डेरिडा का नाम आ रहा है तो गलत है, क्योंकि इसके अपोजिट ये बात करते हैं, इनस्टेबिलिटी ऑफ मीनिंग की बात करते हैं डीकंस्ट्रक्शन और डेरिडा. सो इट्स रॉन्ग. और फिक्स्ड मीनिंग का कोई रोल नहीं होता डीकंस्ट्रक्शन में. सो इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग. पोस्ट मॉडर्निज्म ब्लर करते हैं कहीं ना कहीं द बाउंड्रीज बिटवीन हाई एंड लो कल्चर. इट्स राइट. हाइपर रियलिटी एंड सिम्युलैक्रा आर कॉन्सेप्ट्स एसोसिएटेड विद जीन बुद्रियाल, जो आपसे एग्जामिनेशन में भी पूछे गए. सो ओवरऑल आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है वो रॉन्ग है, अदरवाइज रिमेनिंग आपके राइट है. सो गाइज हियर आई हैव क्वेश्चन एसोसिएटेड विद एग्जिस्टेंशियलिस्ट लिटरेरी थ्योरी एसोसिएटेड. यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. लाइक फर्स्ट वी हैव एग्जिस्टेंशियलिस्ट लिटरेचर जो है वो फोकस करता है इंडिविजुअल फ्रीडम, चॉइस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को. इट्स राइट. जीन पॉल सार्टे रॉट नॉसिया. Yes, and associated with this theory also. And the next we have Albert Camus introduced the concept absurd in literature. Yes, it's also right. Existentialism ignore करते हैं human मतलब against alienation. So देखिए ये wrong है. तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं existentialism जो है वो heavily emphasize करते हैं. राइट. सो सैमुअल बेकेट वेटिंग फॉर गोडॉट ऑफन एसोसिएटेड विद एग्जिस्टेंशियल थीम. यस, तो आपके सभी राइट है, सिर्फ आपका 4th स्टेटमेंट रॉन्ग है. और वी हैव जस्ट डिस्कस रीजन ऑल्सो. नाउ द रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी हैंस रॉबर्ट यॉस से एसोसिएटेड आपके स्टेटमेंट्स है यहाँ पे कुछ. लाइक रिसेप्शन थ्योरी एम्फेसाइज कर रही है द रीडर का जो हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है इन इंटरप्रेटिंग टेक्स्ट में. इट्स राइट. हैंस रॉबर्ट यॉस ने इंट्रोड्यूस किया है हॉरिजन ऑफ एक्सपेक्टेशन. ये कई बार आपसे एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है, सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड. ओके. रिसेप्शन थ्योरी कंसिडर meaning fixed. No, it's wrong. It emerged as a critic of purely text centered
लिटरेरी एनालिसिस, तो टेक्स्ट को सेंटर करके लिटरेरी उसको एनालाइज किया जा रहा है, येस इट्स राइट। द थ्योरी इज कंसर्न विद चेंजेस इन अ टेक्स्ट इंटरप्रिटेशन, तो टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन में किस तरीके से चेंजेस आते हैं ओवर टाइम, जैसे जैसे टाइम होता है। कोई भी टेक्स्ट उठा लीजिए, अगर आपने कोई टेक्स्ट बिफोर 5 years स्टडी किया है तो आपने उसका जब अलग मीनिंग निकाला होगा, बट इफ़ यू स्टडी इट आफ्टर 5 years यू सी यू हैव डिफरेंट मीनिंग। सो एग्जैक्टली इसे आप खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और एज आपकी रीडर रिस्पॉन्स थियरी ऐसा मानती भी है, ठीक है। तो ओवरऑल आपका ऑप्शन नंबर 5 राइट है। Here we have the question associated with structuralist literary criticism means Ronald Barthes associated, यहाँ पे कुछ आपके like statements है। So Barthes introduced the distinction between readerly and writerly text, it's right। ही रॉड साजा, जो इनका 1970 में आ रहा है, स्ट्रक्चरलिस्ट एनालिटिक ऑफ बजाक, ये भी इनका राइट है। स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिसिज्म रिजेक्ट करते हैं द स्टडी ऑफ लिटरेरी कोड्स, देखिए ये रॉन्ग है। बार्थ बिलीव करते हैं मल्टीपल रीडिंग्स में ऑफ आ टेक्स्ट की रेदर देन फिक्स्ड मीनिंग, येस इट्स राइट। मैथोलॉजीज बाय बार्थ एनालाइज कल्चर साइन एंड आइडियोलॉजीज विच वॉज पब्लिश्ड 1957, और कई बार एग्जामिनेशन में रिपीट भी होता है, तो इसमें इन्होंने बेसिकली मिथ एज ए सेकेंड ऑर्डर सीमियोलॉजिकल सिस्टम की बात की है, ठीक है, मॉडर्न मिथ की बात की, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, राइट। अभी नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर, इको फेमिनिज्म से एसोसिएटेड आपके कुछ स्टेटमेंट्स है, लाइक इको फेमिनिज्म लिंक कर रहा है कहीं ना कहीं विमेन के ऑपरेशंस को विद एनवायरमेंटल एक्सप्लोरेशन, इट्स राइट। वंदना शिवा इज अ की इको फेमिनिस्ट थिंकर, राइट है। इको फेमिनिज्म एमर्ज इंडिपेंडेंटली ऑफ फेमिनिस्ट थियरी, इट्स रॉन्ग। इट क्रिटिक पैट्रियार्टिकल अप्रोचेस टू नेचर, येस राइट। इको फेमिनिस्ट लिटरेचर इंक्लूड कर रहा है बोथ एक्टिविज्म और क्रिएटिव राइटिंग्स को, तो बोथ ऑल दी आर एब्सोल्युटली राइट एक्सेप्ट थर्ड वन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वीर थियरी एसोसिएटेड स्टेटमेंट्स आपके। क्वीर थियरी एग्जामाइन करती है सोशल एंड कल्चरल कंस्ट्रक्शंस ऑफ सेक्सुअलिटी, इट्स राइट। जुडिथ बटलर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट जेंडर परफॉर्मेटिविटी, येस इट्स राइट। क्वीर थियरी फोकस करती है एक्सक्लूसिवली ऑन एलजी, नो इट्स रॉन्ग, क्योंकि आप देखेंगे क्वीर थियरी एनालाइज करती है ऑल लिटरेचर, नॉट जस्ट एलजीबीटीक्यू टेक्स्ट, ठीक है। इट चैलेंज हेटेरोनॉर्मेटिविटी एंड फिक्स्ड आइडेंटिटी कैटेगरीज, इट्स राइट। ईव कोवॉस्की सैडविक इज अ फाउंडेशनल क्वीर थियरिस्ट, यस। सो ऑल दी आर आपके राइट स्टेटमेंट से एक्सेप्ट थर्ड वन। Now the next question we have Bakhtin and उनके dialogism से associated है। See some statements we have. Mikhail Bakhtin introduced the concepts of dialogism, it's right. The polyphonic novel reflects multiple independent voice, yeah it's right. According to Bakhtin, novel should have a single unified perspective, it's wrong. Carnivalization is a literary technique discussed by Bakhtin, yes it is associated with Bakhtin. Bakhtin का जो ideas है वो influence कर रहा है कहीं ना कहीं contemporary narrative and discourse theory को, it's right. So here you see only आपका option number 3 wrong है, otherwise आपके remaining options right हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कल्चरल स्टडीज और रेमंड विलियम्स से एसोसिएटेड है। कल्चरल स्टडीज एनालाइज कर रहा है लिटरेचर एज ए पार्ट ऑफ कल्चर, आइडियोलॉजी एंड सोशल सोसाइटी, येस इट्स राइट। रेमंड विलियम रोड कल्चर एंड सोसाइटी, जो इनका 1958 में आई थिंक पब्लिश हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स राइट। कल्चर मटेरियलिज्म स्टडीज टेक्स्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट, कल्चरल जो मटेरियलिज्म है स्टडी करता है टेक्स्ट को इंडिपेंडेंटली। सो गाइज ये एनी हाउ आपका रॉन्ग है, क्योंकि जो आपका कल्चरल मटेरियलिज्म है वो एम्फेसाइज करता है सोशल कॉन्टेक्स्ट को, यहाँ पे इंडिपेंडेंटली बात करें तो ये जो वर्ड है ना इससे ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो रहा है। अदरवाइज कल्चर इज सीन एज बोथ लिव्ड एंड आइडियल इन विलियम्स फ्रेमवर्क, इट्स राइट। कल्चरल स्टडीज एमर्ज एज अ क्रिटिक ऑफ elitist literary criticism, so all are options absolutely right except option number 3rd. Now the next question we have Deleuze and Guattari postmodern philosophy in literature associated statements आपके हैं यहाँ पर, और मैं आपको बता दूँ it's very important for exam perspective. Deleuze and Guattari introduced the concept rhizome for non-linear thinking. This is absolutely right. They advocate hierarchical structures in literature. तो ये false है क्योंकि ये oppose करते हैं कहीं ना कहीं hierarchical and linear structures को, तो ये आपका wrong statement है. Their work influenced postmodern narrative techniques. Yes. Deteriorization and reteriorization are key concepts in their theory. तो ये both जो works हैं आपके जो terms हैं आप देखेंगे asked in examination of your, so direct question आपको मिला था associated with Deleuze and Guattari. Their ideas support decentralization of authority and meaning. So all are right except option number 2nd.
So guys, here we have question from eco-criticism, Lawrence Buell associated. Buell emphasized the environmental imagination in literature. It's right. Text must explicitly address ecological issues to be considered eco-critical. तो देखिए it's wrong क्योंकि eco-criticism can be implicit and included cultural factors, right? जो mention है यहाँ पे already. Historical novels and poetry can also be analyzed eco-critically. Yeah, it's right. And human nature relationship are central to ऐसा कुछ नहीं है. And no, it's right. Why it's not wrong? Okay, human nature तो basically relationship जो है उनका वो तो central है. eco criticism तो तभी वो उसको focus किया जाएगा. अगर हम इसको accept कर दें human nature और relationship को, अगर मैं इसको हटा दूं तो it cannot be possible, right? So it's my bad. Buell's approach ignores culture and ideological factors. ये आपका wrong है. अदरवाइज आप देखेंगे ऑप्शन नंबर मीन्स सेकेंड एंड आपका जो फिफ्थ वन है, दीज बोथ आर आपके जो रॉन्ग है. अदरवाइज फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर द राइट स्टेटमेंट्स. ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म से एसोसिएटेड है लकान के कंसर्न में, राइट? तो लकान इंट्रोड्यूस द मिरर स्टेज इन साइको एनालिटिक थियोरी. इट्स राइट. लकानियन क्रिटिसिज्म एम्फेसाइज करता है लैंग्वेज, द सिंबॉलिक ऑर्डर एंड द अनकॉन्शियस को. इट्स राइट. लकान आइडिया कंप्लीटली रिजेक्ट. नो, देखिए ऐसा नहीं है, रिजेक्ट नहीं किया आपके फ्रूड के कॉन्सेप्ट्स को. डिजायर एंड लैक आर सेंट्रल टू लकानियन साइको एनालिसिस. इट्स राइट. लकानियन थियोरी इज वाइडली अप्लाइड इन लिटरेरी स्टडीज. यस, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सिर्फ 3 है जो आपका रॉन्ग है, अदरवाइज रिमेनिंग आपके राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फ्रॉम द न्यू क्रिटिसिज्म एंड फॉर्मलिज्म. न्यू क्रिटिसिज्म एम्फेसाइज करते हैं क्लोज रीडिंग ऑफ टेक्स्ट, राइट? टी.एस. Eliot was a major theorist of new criticism. Wrong. I.A. Richards developed the method of practical criticism. Right. फॉर्मलिज्म ओरिजिनेटेड इन रसिया. इट्स राइट. न्यू क्रिटिसिज्म फोकस करते हैं रीडर सब्जेक्ट. नो, इट्स रॉन्ग. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड एंड फिफ्थ आपका रॉन्ग है, अदरवाइज रिमेनिंग आपके राइट है एसोसिएटेड विद द न्यू क्रिटिसिज्म. अभी नेक्स्ट वी हैव स्ट्रक्चरलिज्म की कॉन्सेप्ट्स लाइक फर्डिनांडिस इज योर डिस्टिंग्विश बिटवीन लैंग एंड पैरोल. यस, राइट. और लैंग एंड पैरोल इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव बेस्ड ऑन आपको एवरी 6 मंथ क्वेश्चन बनती ही बनती है. ठीक है, नाउ दिस इज राइट स्टेटमेंट ओवरऑल. स्ट्रक्चरलिस्ट एनालिसिस, मिथ, नैरेटिव्स एंड लिंग्विस्टिक सिस्टम. इट्स ऑल्सो राइट. स्ट्रक्चरलिज्म रिजेक्ट करते हैं ऑल कल्चरल. भाई अगर वो रिजेक्ट कर देंगे, इफ दे रिजेक्ट, अगर वो कंसीडर नहीं करेंगे तो हाउ कुड दे मतलब गो टूवर्ड्स अहेड, राइट? सो बेसिकली आप देखेंगे जो स्ट्रक्चरलिस्ट हैं डोंट डू कंसीडर एक्चुअली कल्चर थ्रो डिफरेंटली than post-structuralist, right? अभी next we have Claude Lévi-Strauss applied structuralist method in myth. ये right है आपका. Structuralism emphasize करता है reoccurring patterns and oppositions. It's also right. So you see the option number third is right, wrong. Otherwise remaining आपके rights हैं. Next question we have post-structuralism associated. Jacques Derrida developed the concept of deconstruction, right? Post-structuralism assert the meaning is unstable. जो post-structuralism, yes, वो unstable की बात करते हैं meaning के. Post-structuralism relies on rigid binary opposition. ये आपका wrong है. And you see Derrida of grammatology explored textual interminacy. It's right. पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म रिजेक्ट करते हैं आइडिया ऑफ सिंगल अथॉरिटेटिव इंटरप्रिटेशन. येस, तो आप देखेंगे जो आपका ऑप्शन रॉन्ग है वो थर्ड वन है, क्योंकि जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है कहीं ना कहीं क्रिटिक करते हैं जो आपका रिजिड बाइनरीज होता है. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव एसोसिएटेड अगेन मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म से मोर स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन. मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म स्टडीज लिटरेचर इन रिलेशन टू सोशल क्लास एंड आइडियोलॉजी. इट्स राइट. रेमंड विलियम कॉन्ट्रीब्यूटेड टू मार्क्सिस्ट लिटरेरी थियोरी. येस, इट्स ऑल्सो राइट. मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म इग्नोर करते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को. ये रॉन्ग है. जॉर्ज लुकास एम्फेसाइज रियलिज्म एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोशल रियलिटी. तो इट्स राइट. लिटरेचर कैन बी सर्व्ड एज अ टूल ऑफ रेवोल्यूशनरी कंसाइंसनेस. इट्स ऑल्सो राइट. तो ये जो मैं मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म आपको रिपीट मैंने दोबारा से कराया, अभी पीछे भी मैंने कराया था, ये मत सोचिएगा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है. इसमें स्टेटमेंट्स आपके डिफर हैं और इसी तरीके से आपको एग्जाम में पैटर्न मिलता है. सेम आपसे आइडियोलॉजी पूछा जाती है बट उसका जो स्टेटमेंट्स रहता है वो डिफर होता है फ्रॉम द प्रीवियस वन. तो इस चीज़ को आपने अपने माइंड में पॉइंट आउट करना है और अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है एग्जाम पर्सपेक्टिव. ठीक है. सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म. फ्रूड से एसोसिएटेड है यहाँ पर. फ्रूड इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ द इड, ईगो एंड सुपर ईगो. इट्स राइट. साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म इग्नोर करते हैं अनकॉन्शियस मोटिव्स को. ये रॉन्ग है, जबकि वो अनकॉन्शियस मोटिव्स को सेंट्रल मानते हैं. ठीक है. ड्रीम सिंबोलिज्म कैन बी एनालाइज इन लिटरेचर. येस.
फ्रूड जो हैं उनका आइडियाज आर अप्लाइड टू कैरेक्टर एनालिसिस, येस. ऑडिपस कॉम्प्लेक्स इज अ फ्रूडियन कॉन्सेप्ट which was used in D.H. Lawrence, Sons and Lovers, right? Now the next question we have from the post-colonial theory associated. Edward Said wrote Orientalism 1978. होमी के पापा इंट्रोड्यूस हाइब्रिडिटी एंड थर्ड स्पेस, राइट. पोस्ट कोलोनियल थियरी सेलिब्रेट करते हैं कोलोनियल डिस्कोर्स को. क्या वो सेलिब्रेट करते हैं? दे डोंट सेलिब्रेट, एक्चुअली दे क्रिटिसाइज, राइट. सो दिस इज रॉन्ग. एंड गायत्री स्पाइवेक रॉट, या उन्होंने इसको लिखा है, येस इट्स राइट. पोस्ट कोलोनियल क्रिटिसिज्म एक्सप्लोर करता है पावर, रिप्रेजेंटेशन एंड आइडेंटिटी. सो ओवरऑल आपके सभी राइट्स हैं एक्सेप्ट 3. Next we have deconstruction again. Deconstruction shows instability of meaning in text. Derrida wrote grammatology और इनका शायद से 1961 में ये वर्क आया था, और if I'm not wrong, yes it was published 1967. I'm short about it. So deconstruction relies on fixed binary opposition. No, it challenge authoritative intention as the source of meaning. Yes, right. Deconstruction emphasize करते हैं multiplicity and ambiguity in language. Yes, it's right. Now the next question we have Derrida key concepts. Difference is a central Derridian concept. It's right. And the next we have deconstruction analyze opposition and hierarchies in text. This is also right. Derrida support the stability. देखिए stability को support नहीं करते, instability की बात करते हैं. So it's wrong one. And Trace refers to the presence of absence meaning. It's right. Deconstruction emphasize करता है multiplicity, ambiguity and instability. So all are right except third one. Now the next question from the post-colonial theory. See, Edward Said wrote Culture and Imperialism. Yes, it's right, which was published 1993. Homi के पापा introduced hybridity, ambivalence. It's also right. Frantz Fanon analyzed colonial psychology in The Wretched of the Earth, which was published 1961 and many time asked in examination of your repeated form में मैट्रिक्स क्वेश्चन में आपसे ये वर्क पूछा जाता है, द रैचेट ऑफ द अर्थ बाय फ्रेंड्स फैनन. सो इट्स ऑल्सो राइट. पोस्ट कोलोनियल क्रिटिसिज्म सेलिब्रेट करते हैं यूरो सेंट्रिक डोमिनेंस को, ये आपका रॉन्ग है, ये उसको क्रिटिसाइज करते हैं. गायत्री स्पाइवेक एड्रेस करती हैं सबल्टन वॉइस को, येस. और अपने वर्क कैन द सबल्टन स्पीक, शी टॉक्ड अबाउट मार्जिनलाइज्ड वॉइस, जो इनका 1988 में पब्लिश हुआ है. सो गाइज हियर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, और रीडर रिस्पॉन्स थियोरी से है आइजर एंड फिश कंसन. ओके, सो वॉल्फगंग आइजर इंट्रोड्यूस द इम्प्लाइड रीडर. इट्स राइट. स्टैनले फिश एम्फेसाइज इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज. इट्स ऑल्सो राइट. रीडर रिस्पॉन्स थियोरी एज्यूम करती है मीनिंग इज फिक्स्ड. तो देखिए ये रॉन्ग है, अपने आप में स्टेटमेंट ही रॉन्ग है बेसिकली. रीडर रिस्पॉन्स जो है एमर्ज करते हैं एज ए क्रिटिक ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म. इट्स राइट. रीडर रिस्पॉन्स थियोरी हाईलाइट्स करती है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द रीडर्स. इट्स ऑल्सो राइट. न्यू क्रिटिसिज्म को ये हाईली क्रिटिक करते हैं, क्योंकि न्यू क्रिटिसिज्म कहाँ टेक्स्ट की बात करते हैं, ओवरऑल एवरीथिंग इन टेक्स्ट, और जबकि रीडर रिस्पॉन्स थियोरी इनके अपोजिट बात करती है कि जो भी कुछ है आपका कौन है, रीडर. कोई भी टेक्स्ट है, अगर उसको कोई टेक्स्ट ऑथर लिखता है तो उसके बाद उसे वो छोड़ दे, उसका जो फिर फ्यूचर जो बेसिकली मीनिंग है वो रीडर्स के हैंड में है, वो उसको अकॉर्डिंग टू टाइम निकालेगा उसका मीनिंग. तो ये दोनों आइडियोलॉजी डिफरेंट है टू ईच अदर, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टेरी एग्लेटन लिटरेरी थियोरी एसोसिएटेड. कुछ स्टेटमेंट्स है लाइक टेरी एग्लेटन इज अ प्रोमिनेंट मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिक है. इट्स राइट. ही रॉट लिटरेरी थियोरीज लाइक एन इंट्रोडक्शन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इनफैक्ट आज इन एग्जामिनेशन ऑफ योर also. Eglinton believed literary criticism is always politically neutral. तो पॉलिटिकली न्यूट्रल नहीं होता है एग्लिटन, बल्कि स्ट्रेस करती है कि जो क्रिटिसिज्म है वो आइडियोलॉजिकली इन्फॉर्म्ड होना चाहिए. ठीक है. ही एनालाइज आइडियोलॉजी एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन लिटरेचर. एग्लिटन एम्फेसाइज करते हैं लिटरेचर को सोशल, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट. तो सभी राइट हैं आपके एक्सेप्ट थर्ड वन. हियर वी हैव द क्वेश्चन नॉर्थरोप फ्राई आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म, जो आपसे रिपीटेड फॉर्म में डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कई बार बना है. देयर इज नो डाउट रिगार्डिंग दिस फैक्ट. सो नॉर्थरोप फ्राई रॉट एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म which is most important book and in fact it was published 1957 और लिटरेरी क्रिटिसिज्म थियोरी का पार्ट है, जिसमें इन्होंने मेन 4 काइंड ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म दिया, लाइक हिस्टोरिकल, एथिकल, आर्किटाइपल एंड रिटोरिकल. ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है रिगार्डिंग दिस वर्क नॉर्थरोप फ्राई. एंड नेक्स्ट वी हैव ही डेवलप्ड आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म स्टडिंग रीअकरिंग सिंबल्स एंड मिथ्स. या इट्स राइट. थर्ड वन वी हैव फ्राई क्रिटिसिज्म इज प्योरली हिस्टोरिकल. देखिए ये आपका रॉन्ग है, स्टेटमेंट ही अपने आप में रॉन्ग है. यू सी, ही आइडेंटिफाई द 4 मेथड
ठीक है, कॉमेडी, ट्रेजेडी, रोमांस एंड सटायर, यस इन्होंने 4 टाइप ऑफ मेथड भी सजेस्ट किए हैं। आर्किटाइप्स इंक्लूड करता है सीजनल साइकिल, हीरो आर्किटाइप्स एंड सिंबॉलिक पैटर्न्स, सो ऑल आर राइट एक्सेप्ट थर्ड वन, राइट। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम द रोनाल्ड बार्थ, मे बी इट्स रिपीट अगैन, सो आई क्विट हियर। Now the question number 24, I.A. Richards. I.A. Richards wrote the principle of literary criticism. Yes, 1924 में इनका ये वर्क आ रहा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है जहाँ पर इन्होंने प्रैक्टिकल एंड सिस्टमैटिक लिटरेरी क्रिटिसिज्म को इंट्रोड्यूस किया है, इनफैक्ट इन्फेसाइज किया है टूवर्ड्स द क्लोज रीडिंग टेक्स्ट, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस द मेथड ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, येस इट्स राइट। एंड रिचर्ड एम्फेसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लोज टेक्चुअल एनालिसिस, दिस इज ऑल्सो राइट। ही रिगार्डेड द रीडर्स इंटरप्रिटेशन एंटायरली, तो देखिए दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग क्योंकि ही कंसिडर रीडर परसेप्शंस बट फोकस ऑन टेक्चुअल एविडेंस, राइट। ही वॉज इन्फ्लुएंशियल इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म, सो ऑल आर राइट एक्सेप्ट फोर्थ वन, राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्लिंट ब्रूक से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द क्लिंट ब्रूक, अभी मैंने आपको बताया क्लिंट ब्रूक जो है आपके लिटरेरी क्रिटिक एज वेल न्यू क्रिटिसिज्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बेसिकली फोकस करते हैं क्लोज रीडिंग ऑफ पोएट्री, और इन्होंने एम्फेसाइज किया है पैराडॉक्स एंड टेंशंस को लेके जो इनका सेंट्रल है टू लिटरेरी मीनिंग्स। यहाँ से क्वेश्चन भी आपको मिला है और इनका जो इंपॉर्टेंट वर्क आया है द वेल रॉट ऑन, राइट, तो ये बेसिकली इनका 1947 में पब्लिश हुआ है, इंपॉर्टेंट है। एंड इन दिस इंपॉर्टेंट ऐसे कलेक्शन में इन्होंने इलस्ट्रेट किया है न्यू क्रिटिसिज्म जो प्रिंसिपल्स हैं उनको किस तरीके से यूज़ करना है पोएट्री में, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे एनालाइज किया है पोएम्स एज अ सेल्फ कंटेन्ड स्ट्रक्चर, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया है लाइक द हायरार्की ऑफ पैराफ्रेज, राइट, जिसका मतलब है कि जो मीनिंग होता है कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम फॉर्म, तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखना है और इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में आपसे किसी भी तरीके से सर्कुलेट होते हैं। तो दीज आपके जो बोथ स्टेटमेंट से राइट है। अभी ब्रूक्स एम्फेसाइज द यूनिटी ऑफ फॉर्म एंड कंटेंट इन पोएट्री, ये भी राइट है। ही एडवोकेट बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म अबव ऑल, ये आपका रॉन्ग है क्योंकि आप देखेंगे ब्रूक तो अपोज करते हैं कहीं ना कहीं बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म को। ही एनालाइज पैराडॉक्स एंड सेंट्रल टू पोएट्री मीनिंग्स, तो मैंने आपको अभी बताया कि ये पैराडॉक्स की भी बात किया है इन्होंने और सेंट्रल जो उनका कहीं ना कहीं पोएट्री को था, तो इट्स इंपॉर्टेंट ओके रिगार्डिंग ये आपसे मैं आपको बता रही हूँ ना 100% श्योरिटी के साथ मैं आपको बता रही हूँ, जितना भी कंटेंट है आपका मोस्ट रिपीटेड जो आपसे एग्जामिनेशन में टॉपिक्स पूछे जाते हैं स्टेटमेंट्स के रूप में, जो मैं कई बार आपको बोल भी चुकी थी प्रीवियस वीडियोस ऑफ माइन कि मुझे एक वीडियो लाना है, तो यही मैं वीडियो के बारे में बात कर रही थी। यही वो सारे स्टेटमेंट्स हैं जिससे आपको एक मिच्योर क्लैरिटी आएगी टूवर्ड्स योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, जो आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस देखते हैं एज इट इज़ योर क्वेश्चन सी इन योर एग्जामिनेशन। ट्रस्ट मी, इनको अगर आप वंस और ट्वाइस बिफोर योर एग्जामिनेशन अगर फैमिलियर कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि यू गेट आंसर मैनी टाइप ऑफ क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन ऑफ योर ओके। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इट इज़ एसोसिएटेड विद सो गाइज यू सी स्टेटमेंट्स हैं एसोसिएशन मिकेल फोको जैसे कि आप जानते हैं फिलोसोफर, लिटरेरी थियोरी, कल्चरल स्टडीज़ हैं आपके, फ्रेंच बेसिकली इनका नेशनैलिटी है, एंड पावर, नॉलेज, डिस्कोर्स, ऑथर फंक्शन, आर्कियोटॉफी एंड जेनेलॉजी, बेसिकली इन सभी कॉन्सेप्ट्स को और आइडियाज़ को ये डिस्कस कर चुके हैं अपने मेजर वर्क्स, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, बर्थ एंड ऑफ द क्लिनिक, डिसिप्लिन एंड पनिश एंड द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। सो लेट्स चेक। फोको एनालाइज पावर, डिस्कोर्स एंड नॉलेज इन सोसाइटी, ये राइट है। डिसिप्लिन एंड पनिश जो इनका बेसिकली पब्लिश हो रहा है 1975 में, जहां पर इन्होंने एक्सप्लोर किया इंस्टीट्यूशंस एंड सर्विलेंस को, सो दीज बोथ आर एब्सोल्युटली राइट रिगार्डिंग मिकेल फोको। नाउ द थर्ड वन वी हैव फोको आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, इग्नोर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, तो देखिए इट्स रॉन्ग क्योंकि आप देखेंगे जो इनका मेथड है वो एनालाइज करता है कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल डिस्कोर्स को, नॉट इग्नोर करता है, ठीक है। ही एम्फेसाइज द रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड ट्रूथ। फोको इन्फ्लुएंस पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट लिटरेरी थियरी, इट्स ऑल्सो राइट। तो आपका थर्ड वन रॉन्ग है, वो भी इसलिए रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे इग्नोर लिखा है, अगर इग्नोर की जगह यहाँ पर एनालाइजिंग लिखा होता तो इट कैन बी राइट ओके। तो मैं आपको बता दूं एग्जाम में भी सेम तरीके से आपको मिस्टेक्स दी जाती हैं स्टेटमेंट्स में, और बहुत माइनर सी होती हैं जिन्हें आपने रिकॉग्नाइज करना होता है, यही आपका काम होता है, ट्रस्ट मी। और अगर आप इनको अच्छे से रीड करते हैं तो यहाँ से आप अगर प्रैक्टिस एक बार कर लेंगे तो आप फैमिलियर हो जाएंगे। जब आप एग्जामिनेशन में टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का एंजाइटी नहीं होगा एंड यू इजीली कंसंट्रेट टुवर्ड्स द राइट स्टेटमेंट ओके। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज़ एसोसिएटेड विद द एडवर्ड सेट। लेट मी चेक द स्टेटमेंट्स वेदर इट्स डिफरेंट कंपैरिजन जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया है। सेट रोड ओरिएंटलिज्म 1978, ही क्रिटिक्स वेस्टर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ईस्ट, ये भी राइट है। सेट सपोर्ट करते हैं
कोलोनियलिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते, उसको तो क्रिटिसाइज करते ही। वर्क, इनके जितने भी वर्क्स हैं, नॉट हिज वर्क एक्चुअली, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, फाउंडेशनल पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज में फाउंडेशनल जो टेक्स्ट कंसिडर किया जाता है, वी हैव ओरिएंटलिज्म 1978। ये स्टेटमेंट बेस्ड भी आपसे क्वेश्चन कई बार बनाए, डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट दिया था और आपसे रिकॉग्नाइज पूछा था कि कौन सा वो वर्क है विच इज एसोसिएटेड फाउंडेशनल इन पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज, सो वी हैव ओरिएंटलिज्म। ही एम्फसाइज डिस्कोर्स एंड पावर इन कल्चर रिप्रेजेंटेशन, सो ऑल आर राइट एक्सेप्ट आपका थर्ड वन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फ्रॉम दी होमी के भाभा। भाभा इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट हाइब्रिडिटी और मिमिक्री। तो आप देखेंगे कुछ पिछले क्वेश्चन से स्टेटमेंट्स यहाँ पे डिफर हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। थर्ड स्पेस रेफर कर रहा है कल्चरल निगोसिएशन एंड इन बिटवीन आइडेंटिटी। मैं आपको बता दूं, इन बिटवीन आइडेंटिटी के रिगार्ड भी थर्ड स्पेस से आपसे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पूछा जा चुका है नेट एग्जामिनेशन में, तो आपने इन्हें अकॉर्डिंगली स्टडी करना है। भाभा का जो आइडियाज़ था वो कहीं ना कहीं री इन्फोर्स कर रहा था कॉलोनियल अथॉरिटी को। नो, वो री इन्फोर्स नहीं कर रहा था, वो बल्कि क्रिटिक कर रहा था कॉलोनियल अथॉरिटी को। तो ये आपका रॉन्ग है। ही एम्फसाइज द एम्बिवैलेंस ऑफ कॉलोनियल डिस्कोर्स, यस। और ये भाभा की जो थ्योरी है वो सेंट्रल टू पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज, यस। और आपको भाभा के 4 नंबर्स ऑफ वर्क कई बार मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, नेशन एंड नरेशन एंड द लोकेशन ऑफ कल्चर, आपने ज़रूर से स्टडी करने हैं। इनफैक्ट यू हैव टू जस्ट मेमोराइज द ईयर ऑफ पब्लिकेशन, बिकॉज यहाँ से आपको जितना भी मैचिंग्स क्वेश्चन होता है, जितना भी सेटिंग्स और सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन रहता है, तो उसमें ज़रूर से इंक्लूड होते हैं। Now the next question we have associated with Gayatri Spivak. See Spivak wrote Can the Subaltern Speak? ये आपका right है। She studies marginalized and silenced voices, जिसमें आप women को भी include कर सकते हैं, तो of course it's right. And the next one we have option number 3. Spivak argues that subalterns always have direct agency in representation. तो देखिए ये false है, क्योंकि जो subaltern होते हैं often mediated होते हैं through dominant discourse, मतलब बीच में वो लोग रहते हैं, and it's wrong one. So she applied post-colonial and feminist frameworks. Yes, it's right. Her work emphasized power, knowledge and voice. It's also right. So आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 आपका रॉन्ग है, अदरवाइज आपके राइट है। तो सी दिस इज बेस्ड ऑन लकान। लकान एम्फेसाइज करते हैं मिरर, स्टेज एंड सिम्बॉलिक ऑर्डर को, राइट है। डिजायर एंड लेक आर सेंट्रल कॉन्सेप्ट्स इन द थ्योरी, और लकान ने रिजेक्ट किया है फ्रूट को कम्प्लीटली, इट्स रॉन्ग। और आप देखेंगे हिज आइडियाज आर अप्लाइड इन लिटरेरी, ये शायद आपका रिपीटेड है, सो देयर इज नो वरी अबाउट इट। Now the next question associated Mikhail Bakhtin, it's differ from the previous one. See, Bakhtin introduced dialogism and heteroglossia, these both concepts associated Bakhtin, और direct question आपको examination में कई बार मिल चुकी है regarding these all both concepts जो हैं। Polyphonic novels include multiple independence voice, ये भी आपका right है। कार्निवालस जाइजेशन इन्वॉल्व करती है ह्यूमर जो पैरोडी है और सबवर्जन को, इट्स ऑल्सो राइट। एंड बख्तिन फेवर करता है सिंगल यूनिफाइड नैरेटिव वॉइस को, नो, वो फेवर नहीं करता बल्कि वो सेलिब्रेट करता है मल्टीपल वॉइसेस को। हिज आइडियाज इन्फ्लुएंस कंटेम्प्रेरी नैरेटिव थियरी। तो देखिए जो आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको भी ज़रूर से एनालाइज कीजिए, वो रॉन्ग क्यों है, क्योंकि मैंने सबका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पे, क्योंकि ये आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट में रखते हैं। अगर आप इनको गलती से भी राइट कर देते तो आपके 2 मार्क्स लूज हो जाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 2 मार्क्स का लूज होना है आपका JRF से पीछे होना, या फिर आपका नेट क्वालिफाई होने से पीछे होना। तो जिन भी स्टूडेंट्स को ये लगता है दिस इज़ द माइनर मिस्टेक, कम ऑन, आई जस्ट डोंट गिव अटेंशन टुवर्ड्स इट, तो ये बहुत बड़ी ब्लेंडिंग मिस्टेक कर रहे हैं, ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ पर। इस चीज़ को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, और जितना भी आपको लग रहा है कि रॉन्ग है तो वो रॉन्ग क्यों है इसको ज़रूर से एनालाइज आपने करना है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। सो गाइज फ्रॉम हियर UGC नेट इंग्लिश स्टेटमेंट्स मैं कुछ लेकर आई हूँ जो बेस्ड होने आपके इंडियन एंड दलित राइटर्स, क्योंकि आपको पता है दलित लिटरेचर एंड इंडियन जो आपके इंग्लिश लिटरेचर में जो राइटर्स हैं उनको भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में फोकस किया जाता है, और सबसे ज़्यादा जो फोकस होते हैं वो आपके A.K. रामानुजन होते हैं, जो मेरे फर्स्ट क्वेश्चन है। सो सी विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। A.K. रामानुजन वॉज अ नोटेड पोइट, folklorist and translator, तो ये आपका एब्सोल्युटली राइट स्टेटमेंट है। ही रोट द इंटीरियर लैंडस्केप्स एंड कलेक्टेड पोएम्स। सो गाइज वी हैव ही रोट इंटीरियर लैंडस्केप, तो बता दूं मैं आपको, इंटीरियर लैंडस्केप जो इनका A.K. रामानुजन का वर्क है दैट वाज पब्लिश 1965 में पब्लिश हुआ है। इनका ये पोइट्री है बेसिकली, जहाँ पर इन्होंने पर्सनल जो आइडेंटिटी है, जो मेमोरी है, उसको कहीं ना कहीं फोकस किया है। और जो इनका कलेक्टेड पोएम्स है दिस केम इन 1995 एंड इट इज़ पोस्टमस इनका बेसिकली पब्लिश हुआ है, जो अगेन आपका पोइट्री मीन्स कलेक्शन है, जहाँ पर आप देखेंगे अर्लियर कलेक्शन जो है इनका
लाइक उसमें इन्होंने द स्ट्राइडर्स एंड इंटीरियर लैंडस्केप को भी इंक्लूड किया है, ठीक है। तो ओवरऑल ही ट्रांसलेट क्लासिकल तमिल वर्क्स इंक्लूडिंग संगम पोएट्री, सो देखिए इट्स ऑल्सो राइट। रामानुजन वॉज एसोसिएटेड विद द प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट, तो इनका कोई एसोसिएशन नहीं था, ही वॉज नॉट डायरेक्टली पार्ट ऑफ द प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट, तो मैं आपको बता दूं, तो ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर फोर्थ वन। एंड ही टॉट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो एंड यूनिवर्सिटी ऑफ Arizona. So these are the right statements you see. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव आर पार्थसारथी, तो मैं आपको बता दूं आर पार्थसारथी आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव, और इनका एसोसिएशन तमिलनाडु से है। पोइट है, ट्रांसलेटर, क्रिटिक, एडिटर हैं, एजुकेटर भी हैं, एंड ऑफ कोर्स एजुकेटेड इन मुंबई एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, राइट, जो ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलर है। एंड इनका यहाँ पर इनसे एसोसिएट जो स्टेटमेंट्स है, आर पार्थसारथी इज नॉन फॉर रफ पैसेज, यस, जो रफ पैसेज है इनका 1977 में इनका फर्स्ट मोस्ट फेमस पोएटिक वर्क है, एक लॉन्ग पोएम है जिसे इन्होंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है, एग्जाइल, ट्रायल एंड होम कमिंग। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। ही ट्रांसलेटेड तमिल संगम पोएट्री इनटू इंग्लिश। सो गाइज हियर आई इन्फॉर्म यू, आपके एक है रामानुजन हो गए, आर पार्थसारथी हो गए, जॉर्ज एल हार्ट हो गए, ये तीनों ही ट्रांसलेटर्स हैं, और इन्होंने कहीं ना कहीं जो आपका क्लासिकल तमिल लिटरेचर है उसे असेसिबल करने के लिए टू द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, और जो नेम मैंने आपको अभी सजेस्ट किए, इन नेम्स को आपने अपने माइंड में सस्टेन रखना है। पार्थसारथी इज कंसीडर्ड अ पायनियर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री। इट्स एब्सोल्युटली राइट। ही रॉट द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 में आपके अरुंधति रॉय ने इसको लिखा है, नॉट आपके आर पार्थसारथी, ठीक है, अरुंधति रॉय, तो इट्स रॉन्ग वन। एंड हिज वर्क ऑफन रिफ्लेक्ट इंडियन क्लासिकल एंड मैथोलॉजिकल थीम्स, तो ये सही है आपका। ओवरऑल ऑप्शन नंबर 4 इज रॉन्ग है, अदरवाइज रिमेनिंग राइट। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन एसोसिएटेड कमला दास, जिसे माधवी कुट्टी भी बोला जाता है। कमला दास रोड समर इन कलकत्ता एंड माई स्टोरी। माई स्टोरी इनका एक ऑटोबायोग्राफिकल बेसिकली मेमोर है, एंड विच वॉज 1976 पब्लिकेशन, और समर इन कलकत्ता इनका पोइट्री कलेक्शन है विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट 1965। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, एंड दिस इज राइट स्टेटमेंट। नाउ द शी प्राइमरली रॉट इन इंग्लिश एंड मलयालम, this is also right. She explored themes of female sexuality, yes, it's right. Kamla Das wrote the guide. The guide was written by R.K. Narayan, or it was published in the year 1958, so it was a wrong statement, right? She was awarded the Sahitya Academy Award for English Literature, so overall आपके right है regarding Kamla Das, but exact one. R.K. Narayan's associated statements we have, R.K. Narayan wrote the guide and the Swami and Friends. सो गाइस मैं आपको बता दूँ, स्वामी एंड फ्रेंड्स इनका फर्स्ट है बेसिकली 1935 में जो बेसिकली पब्लिश हो रहा है, एंड द गाइड हमने अभी पीछे डिस्कस किया 1958। ही क्रिएटेड द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी, इट्स राइट। हिज वर्क आर प्राइमरली इन इंग्लिश, येस, ऑल्सो राइट। नारायण वॉज अ दलित राइटर, ये कोई दलित राइटर नहीं है। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉडर्निस्ट एक्सपेरिमेंटेशन, ये भी आपका रॉन्ग है। तो हियर यू सी, जो आपके नारायण है वॉज नॉट अ दलित राइटर। स्टेटमेंट 5 पार्शियली फॉल्स है, क्योंकि ही हैड अ सिंपल रियलिस्टिक स्टाइल रेदर देन मॉडर्निस्ट एक्सपेरिमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद रोट अनटचेबल एंड कुली, सो मैं आपको बता दूं इट्स राइट, ओके। और इनका जो अनटचेबल है इट वॉज पब्लिश 1935, और कुली इनका 1936 में आ रहा है, राइट। ही एड्रेस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल इनजस्टिस इन हिज नॉवेल्स, ये भी आपका राइट है। आनंद रोट प्राइमरली इन हिंदी, दिस इज रॉन्ग। He was a contemporary of R.K. Narayan and Raja Rao. Yes. Anand received Sahitya Academy Award English Literature. Yes. Right. So basically next we have from Arundhati Roy. Arundhati Roy, The God Small Thing, 1997. Right. She won the Booker Prize for this novel. Yes, it's right. Roy work primarily explored Indian social issues and personal identity. Yes. She wrote Train to Pakistan. Not. It was 1956 publication written by खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह जो आपके पार्टीशन नॉवलिस्ट है, और ये जो इनका नॉवल है इन दी कैटेगरी कैटेगराइज होती है पार्टीशन नॉवल, ओके। शी इज एन एक्टिव एज वेल एज अ नॉवलिस्ट, या इट्स राइट। सो गाइस क्वेश्चन नंबर वी हैव 7। यू सी बामा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी फीमेल तमिलनाडु से एसोसिएशन है इनका, बेसिकली दलित राइटर हैं। ओरिजिनली शी रॉट इन तमिल एंड टीचर, सोशल एक्टिविस्ट एंड राइटर हैं।
एंड शी रोट मैनी इंपॉर्टेंट वर्क्स लाइक करुक्कू हो गया जो 1992 में इनका ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, बेस्ट इन दलित लिटरेचर, इनफैक्ट आज इन एग्जामिनेशन टू। संगति हो गया एंड आपका वेनाम हो गया, राइट। चलिए लेट्स चेक द स्टेटमेंट्स। बामा इज अ प्रोमिनेंट दलित राइटर फ्रॉम तमिलनाडु, इट्स एब्सोल्युटली राइट। शी रोट करुक्कू जो बेसिकली इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, 1992 में आया था, जिसमें इन्होंने दलित ऑपरेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को कहीं ना कहीं मतलब सिग्निफिकेंस दिया है। बामाज रोट वर्क्स आर प्राइमरली इन इंग्लिश, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि फर्स्ट शी रॉट इन अभी मैंने आपको बताया इन तमिल मतलब लैंग्वेज शी रॉट फर्स्ट ऑफ ऑल, दैन इट वॉज ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश फॉर एक्सेसिबल फॉर इंग्लिश जितने भी आपके रीडर्स हैं। लाइक नेक्स्ट वी हैव शी एड्रेस दलित women's एक्सपीरियंस इन हर राइटिंग, येस हर वर्क एसोसिएटेड दलित फेमिनिस्ट लिटरेचर, सो ऑल आर राइट। अभी नेक्स्ट वी हैव फ्रॉम दी ओम प्रकाश वाल्मीकि, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट दलित लिटरेचर में से एक आपके ऑथर हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि रोट जूठन, इनका इंपॉर्टेंट एंड ऑटोबायोग्राफिकल वर्क आया था ऑन कास्ट ऑपरेशन, जो इनका बेसिकली एक ऑटोबायोग्राफी था, नॉट अ नॉवल इटसेल्फ, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मिला है। ही वॉज अ दलित एक्टिविस्ट एंड पोइट, इट्स ऑल्सो राइट। हिज वर्क क्रिटिक अनटचेबिलिटी एंड सोशल इनइक्वालिटीज, yes वाल्मीकि wrote the god of small things, again it is by अरुंधति रॉय, not by आपके ओम प्रकाश वाल्मीकि। he wrote primarily in हिंदी, so इट्स राइट, क्योंकि प्राइमरली ये आपके हिंदी के ऑथर हैं। देन वी इनके जो वर्क हैं इतना इंपॉर्टेंस है, ये भी जो इनका जूठन है, इट वॉज फर्स्ट रिटन इन हिंदी, देन इट वॉज ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश, राइट। सो गाइस डबी नेक्स्ट वी हैव अर्जुन दांगले। अर्जुन दांगले भी आपके इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र से बेसिकली इनका एसोसिएशन है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। राइटर, क्रिटिक, एडिटर, स्कॉलर हैं ये। मराठी लैंग्वेज द ओरिजिनल लैंग्वेज इन विच ही रॉट फर्स्ट मराठी, ओके। अर्जुन दांगले इज लीडिंग फिगर ऑफ मराठी दलित लिटरेचर, इट्स राइट। ही एडिटेड पॉइजन ब्रेड एन इंपॉर्टेंट एंथोलॉजी ऑफ दलित राइटिंग, येस गाइज जो पॉइजन ब्रेड है इनका बेसिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रिटन इन फर्स्ट मराठी तो इसमें आप देखेंगे इन्होंने एडिट और ट्रांसलेटेड दलित राइटिंग्स फ्रॉम आपका मराठी टू इंग्लिश, और कहीं ना कहीं दलित वॉइस टू अ वाइडर ऑडियंस, right, because of English translation. His work explore caste operations and social justice, yes. दांगले wrote करुक्कू, करुक्कू तो 1992 में आपके बामा ने लिखा है ना, not by अर्जुन दांगले, तो it's wrong. he contributed to Dalit literary criticism, all are right. और next we have बाबूराव बंगुल। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पर्सन, सी बाबू राव जो है आपके पाइनियर है मराठी दलित शो स्टोरी राइटर, तो ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है। फर्स्ट ही एसोसिएटेड विद दी दलित कम्युनिटी, मराठी है और राइटर एक्टिविस्ट है, और महाराष्ट्र इनका कहीं ना कहीं एसोसिएशन है। सो ही रॉट जीवा मी जात छोरली, यानी कि व्हेन आई हैड कंसील्ड माई कास्ट, तो येस ही रॉट दिस इज इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट पाइनियर कंसिडर किया जाता है ऑफ एंड इट्स बेसिकली शो स्टोरीज कलेक्शन है इनका। एंड बागुल है जिनका वर्क है वो कहीं ना कहीं फोकस करता है दलित लाइफ, पॉवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन, येस। ही रोट अनटचेबल, नो इट्स नॉट बाय इट वॉज बाय मुल्क राजानंद। एंड बागुल इंस्पायर्ड मॉडर्न दलित लिटरेरी मूवमेंट्स, ओके इट्स राइट। अभी नेक्स्ट वी हैव दलित आपके राइटर्स में से नामदेव धसल, क्योंकि आपका जो दलित लिटरेचर है ना, जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और थियरीज जो मैंने अभी पीछे आपको डिस्कस कराई गई, ये ज़्यादा कवर की जाती हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में, जहाँ पे स्टेटमेंट्स आपको सेम वे में मिलते हैं, और इंडियन इंग्लिश जितने भी आपके लिटरेचर हैं। तो अगर आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा फ्रॉम द प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन, तो आपको अच्छे से पता होगा और यू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली द कंटेंट आई टुडे प्रोवाइड फॉर ऑल ऑफ यू। सी नामदेव धसल आपके वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वॉज अ मराठी दलित पोइट एंड एक्टिविस्ट है, येस। ही को फाउंड द दलित पैंथर्स मूवमेंट, येस ये आपके को फाउंडर भी हैं। दलित पैंथर मूवमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जिसका एसोसिएशन है 1972 महाराष्ट्र इंडिया से, जिसमें आपको नामदेव धसल, JB पवार, राजा धांगले और अदर्स मिल जाएंगे, और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा भी है। और ये जो आपका दलित पैंथर मूवमेंट 1972 है, इट वाज इंस्पायर्ड बाय द ब्लैक पैंथर मूवमेंट ऑफ USA। ये सभी चीज़ें मैं डिस्कस्ड कर चुकी हूँ डिटेल्ड मैनर में मेरी प्रीवियस वीडियो जो दलित लिटरेचर पर बेस्ड होने, अगर नहीं वॉच किया है ज़रूर से देख लीजिएगा, बहुत शॉर्टली मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है, लेकिन जो कंटेंट आपको प्रोवाइड हुआ है वो आपको कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन कराने वाला है। जितना भी दलित लिटरेचर से आपको एग्जामिनेशन में मिलता है, तो ज़्यादा नहीं, मैंने 20 और 25 मेजर ऑथर्स डिस्कस किए इन दैट वीडियो ऑफ माइंड। अगर आप चाहें तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर सकती हूँ वो वीडियो ऑफ माइंड, ठीक है। तो बेसिकली जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे भी मैं कर दूंगी इस वीडियो के, जिससे कि अगर आपका मन हो तो यू गाइस कैन वॉच बिफोर योर एग्जामिनेशन। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट हिज पोएट्री कलेक्शन। गोलपिता जो है इनका, गोलपिता इट्स इंपॉर्टेंट, गोलपिता एक्सप्लोर कर रहा है कहीं ना कहीं अर्बन दलित एक्सपीरियंसेस को,
right? So option number 4, Dhassal wrote primarily in English. No, he wrote first in Marathi, क्योंकि मराठ से इनका महाराष्ट्र से इनका एसोसिएशन है. हिज वर्क एड्रेस कास्ट एंड पॉलिटिकल ऑपरेशंस. ठीक है, तो यू सी ऑप्शन सभी आपके राइट हैं, सिर्फ आपका 4-1 गलत है. अभी वी हैव मीना कंदस्वामी. सो गाइज, मीना कंदस्वामी आपकी वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्टिव नाउ ऑल्सो. मीना कंदस्वामी इज अ तमिल दलित पोइट है, फिक्शन राइटर एंड एक्टिविस्ट है. शी रोट द गिप्सी गॉडेस्ट एंड व्हेन आई हिट यू. दीज बोथ वर्क इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट है. और मैं आपको बता दूं, इस पर्टिकुलर जो इनका ये नॉवल है द गिप्सी गॉडेस, ये 2014 में इनका आ रहा है. हिस्टोरिकल फिक्शन बेस्ड ऑन है, यू नो, मतलब एंड व्हेन आई हिट यू ये जो है इनका 2017 का है, जहाँ पर इन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस, फीमेल रेसिलियंस के लिए टारगेट थीम को रिप्रेजेंट किया है. कंदस्वामी वर्क एक्सप्लोर करते हैं कहीं ना कहीं कास्ट, जेंडर, सेक्सुअल वायलेंस को. और शी प्राइमरली राइट्स इन हिंदी. नो, इट्स रॉन्ग, क्योंकि आप देखेंगे शी प्राइमरली राइट्स इन इंग्लिश. ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है. एंड शी एसोसिएटेड विद कंटेम्प्रेरी दलित फेमिनिस्ट लिटरेचर. नेक्स्ट वी हैव शरण कुमार निम्बाले. तो आपके जो लिम्बाले हैं प्रोमिनेंट मराठी दलित राइटर हैं. तो येस, उनकी जो फर्स्ट जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो मराठी है, क्योंकि महाराष्ट्र से इनका एसोसिएशन है. राइटर, पोइट और क्रिटिक हैं. ही रोट अकरमाशी द आउटकास्ट एंड ऑटोबायोग्राफिकल वर्क. इट्स ऑल्सो राइट. इनका जो ये वर्क है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विच वॉज पब्लिश 1984. ठीक है, इनका एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है. ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है. हिज वर्क एड्रेस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल एक्सक्लूजन. येस, ही लिम्बाले रोट करुकू. करुकू इन्होंने नहीं लिखा. 1992 किसने लिखा है? बामा ने. और शायद से अब आपको याद भी हो गया होगा कि 1992 करुकू नाम का एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जो फर्स्ट बामा ने लिखा है, और इट वाज ओरिजिनली रिटन इन तमिल, राइट? ही कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दलित लिटरेरी क्रिटिसिज्म. येस, इट्स राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दलित लिटरेचर थीम से एसोसिएटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट. दलित लिटरेचर जो है वो एमर्ज हो रहा है आपका रिप्रेजेंट करने के लिए ऑप्रेस्ड कास्ट सिस्टम इन इंडिया, राइट? First is right, and common themes include untouchability, caste discrimination and social injustice. It is also right. See, दलित लिटरेचर इग्नोर करता है विमेन एक्सपीरियंस. इट्स रॉन्ग. दलित लिटरेचर इंक्लूड करता है ऑटोबायोग्राफी, पोएट्री एंड फिक्शन. येस, क्योंकि आप देखेंगे जो दलित लिटरेचर है वैसे तो वो इमर्ज हो रहा है इन इंडिया में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है ऑप्रेस जो कास्ट सिस्टम हमारा मतलब आप देखते हो ना फैला हुआ है हमारे इंडियन सिस्टम में. ठीक है, तो वो किस तरीके से नरेट करते हैं अपनी लिव्ड एक्सपीरियंस को, किस तरीके से एक्सपोज करते हैं सोशल इनजस्टिस को. सो विद द हेल्प ऑफ दियर पोएट्री, फिक्शंस, ऑटोबायोग्राफी एंड एसेज, राइट? सो दलित लिटरेचर इंक्लूड्स ऑटोबायोग्राफी, पोएट्री एंड फिक्शन. इट चैलेंज करते हैं मेन स्ट्रीम जो आपका ब्राह्मणिकल लिटरेरी ट्रेडिशन है, तो उसको कहीं ना कहीं ये चैलेंज करते हैं. इट्स ऑल्सो राइट. अदरवाइज ये इग्नोर करते हैं विमेन को. दिस इज़ रॉन्ग. लेकिन इससे बहुत ज़्यादा ट्रिकी भी आपको ऑप्शंस एग्जामिनेशन में मिलते हैं फ्रॉम द लिटरेचर जो आपका दलित लिटरेचर है इस पर्टिकुलर थीम को लेके. तो मैं आपको रॉन्गली यहाँ पे कुछ भी मतलब एग्जाम्पलीफाई नहीं करना चाहती. आई एम जस्ट मेकिंग यू श्योरिटी रिगार्डिंग कि अगर आपने दलित लिटरेचर के ये सभी क्वेश्चंस अपने फैमिलियर कर लें, इट मीन्स आप लोग एलिजिबल है कि अगर आपको कुछ ट्रैकी क्वेश्चन मिलेंगे तो आप उनको एटलीस्ट आंसर कर सकेंगे, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज का पावर है सो यू गाइज कैन आंसर दैम. अदरवाइज आपसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं फ्रॉम द दलित लिटरेचर, क्योंकि वो स्टेटमेंट्स इस तरीके से बनाते हैं कि यू गाइज आर अनेबल टू चूज राइट वन, राइट? सो नेक्स्ट वी हैव महाश्वेता देवी. तो महाश्वेता देवी रॉट 1084 माँ. तो मैं आपको बता दूं जो इनका फर्स्ट स्टेटमेंट इट्स राइट है, और ये एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है. शी फोकस्ड ऑन ट्राइबल एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज इन इंडिया. येस, इट्स राइट. देवी रॉट प्राइमरली इन इंग्लिश. इट्स रॉन्ग, क्योंकि महाश्वेता देवी जो हैं originally she wrote in Bengali primarily, right? Her work critic exploitation and its operations. She received साहित्य अकादमी अवार्ड एंड जनपीत अवार्ड. देखिए जो आपकी महाश्वेता देवी हैं इनसे भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलते हैं. और मैं आपको बता दूं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर व्हेन आई कवर्ड, वहाँ पे मैंने इनको प्रॉपर तरीके से आपको जितना भी फैक्ट्स इनसे रिगार्डिंग आपको प्रिपेयर करना है एग्जाम पर्सपेक्टिव मैंने वहाँ डिस्कस किया है. सो गाइस, आज मैं अपना वीडियो यहाँ पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग थियोरीज, राइट, और आपका जितना भी दलित लिटरेचर है, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से जो भी आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लिए, क्योंकि टाइम अभी हमारा 1 आवर अबव हो गया है.
सो वी हैव 4 और 3 नंबर्स एक्चुअली रिमेनिंग क्वेश्चन, सॉरी फॉर दैट, कंप्लीट नहीं हुआ अभी। मैं आपको पी शिवकामी, नॉट अभी, इन नेक्स्ट वीडियो ऑफ माइंड, बी आर अम्बेडकर एंड दलित ऑटोबायोग्राफी से कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सजेस्ट कराऊंगी। देन आफ्टर हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स दी यूजीसी नेट यूसी बेस्ड इंग्लिश स्टेटमेंट, जो क्वेश्चन है आपकी लिटरेरी मैगजीन में आपको कवर कराऊंगी, जो यहाँ से आपको स्टेटमेंट्स बनती है। सो वी विल कवर। देन आफ्टर हम लोग जो ट्रिलॉजी से आपको स्टेटमेंट्स बनती है, मतलब जितनी भी आपकी फेमस ट्रिलॉजी हैं इन लिटरेचर, तो उन पर बेस्ड मैं वीडियोस लेकर आऊँगी नेक्स्ट आपकी टुमारो और मे बी इन इवनिंग। सो फर्स्ट आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि 1 घंटा हो गया है। मेरा जो टारगेट रहता है वो 1 आवर ही रहता है। मैं मैक्सिमम 1 आवर ही कंटिन्यूसली बोल पाती हूँ। सो वी विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो, यू डोंट वरी अबाउट, एंड सून वी विल कवर। टिल आपने ये सभी प्रैक्टिस करने, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल मैंने आपके साथ टॉपिक डिस्कस किए टुडेज़ वीडियो में, जो आपको टारगेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन को। ठीक है, तो आपका जो एग्जामिनेशन है बेसिकली आपका 70% जो मार्क्स है कहीं ना कहीं आपको दिलाने में हेल्प करेगा, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को आंसर करने में एलिजिबल होंगे। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। न्यू है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और लाइक द वीडियो। ओके।